हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान एनसीईआरटी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर के बारे में हम विगतवार परिचय प्राप्त करेंगे। ओके, चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके अंदर जो जो मोस्ट टाइम टॉपिक है सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो। इसमें पहला नंबर टॉपिक हमारा मिश्रण। मिश्रण क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनिश्चित अनुपात में या मात्रा में एक दूसरे से मिल जाते हैं तो इस प्रकार के पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक आपस में एक दूसरे में मिलते हैं और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। उदाहरण जैसे वायु। वायु एक मिश्रण है, इसमें ढेर सारे पदार्थ मिले हुए हैं। रेत में भी एक मिश्रण ही है, बहुत सारे पदार्थ मिले हुए हैं। विद्यार्थी मित्रों, मिश्रण के प्रकार जानते हैं तो मिश्रण के दो प्रकार है। एक का नाम है समांगी मिश्रण और दूसरे का नाम है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है? वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो समांगी मिश्रण अर्थात जब दो पदार्थ आपस में संपूर्ण रूप से मिल जाए उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें विभिन्न अवयव अलग अलग नहीं दिखाई देते, क्योंकि इसमें पदार्थ संपूर्ण रूप से मिल जाते हैं, इसलिए इनके कण हमें दिखाई नहीं देते। उदाहरण नमक का जली विलयन यानी नमक का और पानी का विलयन। कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर मिला दो, ये आपस में संपूर्ण रूप से मिल जाएंगे, फिर इनके कण हमें दिखाई नहीं देंगे, इसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण क्या है ये भी जानते हैं। जिन मिश्रण में विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। विसमांगी मिश्रण क्या है? अर्थात दूसरे शब्दों में बोले कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते तो हैं बट संपूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं, उसे बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। जैसे जल और तेल का मिश्रण, यानी जल और तेल आपस में मिलते तो हैं बट संपूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं, इनके कण हमें दिखाई देते हैं। कोहरा हुआ, बादल हुआ, ये आपस में संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं, इनके कण हमें दिखाई देते हैं। जैसे जल में घुले सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि के द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। अर्थात अगर जल में आपने सोडियम क्लोराइड मिलाया तो उसको वाष्पीकरण या आसवन विधि से आप उसको अलग भी कर सकते हो, क्योंकि ये विसमांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण में ऐसा कभी नहीं हो सकता, उसमें जब एक बार पदार्थ आपस में मिल जाएगा आप उसे अलग नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है विलयन। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अवयवों को समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। सिंपल सा, अगर विलयन की परिभाषा बोले तो समांगी मिश्रण की परिभाषा ही लिख देने का। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब संपूर्ण रूप से मिल जाते हैं उसे हम विलयन कहते हैं। उदाहरण नमक और जल का विलयन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का विलयन, चीनी तथा जल का विलयन। मिश्रण यानी विलयन एक प्रकार का, ठीक है, ये आपस में पूरी तरह से मिल जाते हैं, यानी समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। मिश्र धातुएं। तो ये धातुएं समांगी मिश्रण होते हैं, अर्थात मिश्र धातु अर्थात समांगी मिश्रण जब दो या दो से अधिक धातु आपस में संपूर्ण रूप से मिल जाते हैं। इन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों से पृथक नहीं कर सकते, यानी मिश्र धातुओं को भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते। अगर मिश्र धातु को अलग करना है तो उसके लिए रासायनिक विधि का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पित्तल, जिंक और तांबे का मिश्रण, ठीक है। तो मिश्र धातु अर्थात जब दो या दो से अधिक धातु आपस में एक दूसरे से मिलकर एक नए धातु का निर्माण करते हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार में सबसे पहले विलायक और विलेय के बारे में नॉलेज लेते हैं। अब ये विलायक क्या है? विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक का मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ मिलता है उसे विलेय बोलते हैं, और जो पदार्थ जिसके अंदर मिलता है उसे विलायक कहते हैं। और विलेय और विलायक जब मिल जाते हैं तो उसे विलयन कहते हैं। अब विलेय क्या है? देखो, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है, जो विलायक में घुल जाता है, उसे विलेय कहते हैं। फिर से सुनना, विलेय किसे बोलेंगे? वह पदार्थ जो विलायक में मिलेगा उसे विलेय कहेंगे, और विलायक यानी वह पदार्थ जो विलेय को अपने अंदर मिलाएगा उसे विलायक कहेंगे। और विलयन यानी विलेय और विलायक के मिलने के बाद जो बनता है उसे
विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरह के घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक। जो चीनी पानी में मिलेगा वह विलेय है और पानी चीनी को अपने अंदर मिलाएगा वह विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन में टिक्चर आयोडीन कहा जाता है, जिसे इसमें आयोडीन विलेय है क्योंकि यह मिलेगा, और अल्कोहल जो है जिसके अंदर वो मिलेगा वह विलायक है। और विलयन किसे कहते हैं मैंने बता दिया, विलेय और विलायक के मिलने के बाद जो बनता है। अंडरस्टूड। अब पढ़ते हैं विलयन के गुणधर्म। विलयन एक समांगी मिश्रण है क्योंकि आपस में संपूर्ण रूप से मिल जाता है। विलयन अस्थाई होते हैं क्योंकि इनके कण आपस में संपूर्ण रूप से मिल जाते हैं, इन्हें हम डायरेक्टली आंखों से देख नहीं सकते हैं, अर्थात ये अस्थाई है। विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, हम नीली आंखों से इनको देख सकते नहीं है। और विलयन के कण गुजरती हुई प्रकाश की किरणों को फैलाती नहीं है क्योंकि इनके कण बहुत पास पास में हो जाते हैं, बहुत संपूर्ण रूप से ये मिल जाते हैं। इसी कारण से विलयन में प्रकाश मार्ग भी दिखाई नहीं देता। समझ में आया ना। अब हम पढ़ेंगे विलयन के दो प्रकार, एक है संतृप्त विलयन और एक है असंतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन क्या है जानो। दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलेगा उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। इस ताप पर संतृप्त विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी घुलनशीलता भी कहलाती है। और असंतृप्त में यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा की संतृप्तता कम हो या उसमें मिल जाए उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ओके। या तो आप इसको और आसान भाषा में समझो कि संतृप्त विलयन का मतलब है वह विलयन जिसमें विलायक और विलेय दोनों की मात्रा समान हो। उदाहरण के तौर पे आप समझो, अगर आपके पास 1 लीटर पानी है, कितना 1 लीटर, और आपके पास 1 किलो मोरस है, चीनी है, तो 1 किलो चीनी को 1 लीटर पानी में मिलाओगे कैसे मिलेगा? संपूर्ण रूप से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। इसे संतृप्त बोलते हैं। और असंतृप्त में कैसा होता है, ये बराबर नहीं होते हैं, समझा, इसलिए मिल जाते हैं। ठीक है। विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता बोलेंगे। विलयन की सांद्रता का मतलब है अर्थात जो विलेय पदार्थ है उसकी पहले मात्रा कितनी है और वो विलयन में मिली हुई है, उसमें उपस्थित हुई है, तो उसका आयतन कितना है, उन सब के आधार पर हम विलयन की सांद्रता निकालते हैं। तो विलयन की सांद्रता यानी सबसे पहले विलेय की मात्रा, अर्थात वह पदार्थ जो मिलाया जाएगा मिलेगा उसे बोलते हैं विलेय। यानी विलेय कितना है और विलयन कितना है, जैसे कि चीनी कितना है और पानी कितना है, उसके आधार पर हम विलयन की सांद्रता निकालेंगे। राइट। अगर पानी कम होगा चीनी ज्यादा होगा तो विलयन की सांद्रता अलग होगी, और पानी कम ज्यादा होगा और चीनी कम होगा तो विलयन की सांद्रता कम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या ये भी हो सकता है विलेय की मात्रा विलयन की मात्रा, तो समझ में आ गया। विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी जो पदार्थ मिल रहा है उसका वजन कितना है, और विलयन का द्रव्यमान जिसमें मिलाया जा रहा है उसका वजन कितना है, गुणे 100 करोगे तो विलयन के द्रव्यमान की प्रतिशत निकल जाएगी। फिर विलयन के आयतन का प्रतिशत निकालना हो तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस उस विलयन का आयतन कितना उसको 100 से गुणा कर देने का। ठीक है। अब जानते हैं निलंबन क्या है। यह एक विषमांगी मिश्रण है, राइट ना, जिसे निलंबन अर्थात एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण। निलंबन में विलेय पदार्थ के कण पूरी तरह से नहीं घुलते, इसलिए हम इनको डायरेक्टली आंखों से देख भी सकते हैं। निलंबन के गुण जानो। यह एक विषमांगी मिश्रण है, इनके कणों को डायरेक्टली आंखों से देख सकते हैं। छानन विधि के द्वारा निलंबित कणों को मिश्रण से पृथक भी किया जा सकता है। इसके भाई कर सकते हैं क्योंकि विषमांगी है। कौन सी विधि से? छानन विधि से। ठीक है। निलंबन अस्थायी होता है। बोलो निलंबन क्या होता है? तो निलंबन अस्थायी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या है? ऐसे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य होता है, इस प्रकार के विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं, कोलाइडल भी कहते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। इनके कण को हम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते हैं बट सूक्ष्मदर्शी यंत्र से तो देख सकते हैं। अब जानते हैं इसी कोलाइडली के अंदर ही पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? कोलाइडल के कणों ये बहुत छोटे होते हैं, हम डायरेक्टली नग्न आंखों से नहीं देख सकते, परंतु अगर प्रकाश की किरण फैलाए ना तो इसको हम देख सकते हैं। जैसे आपके घर में प्रकाश की किरण आती है तो उसमें आपको छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं,
कण कैसे दिखाई देते हैं? जब उनके कणों के बीच, जब उनके कणों पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये कण क्या करते हैं? प्रकाश के किरण को फैलाते हैं, जिससे प्रकाश का किरण एक किरण पुंज के रूप में हमें दिखाई देता है, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये मोस्ट आईएमपी है। टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव का उदाहरण, आपके घर में जब प्रकाश की किरण आपको दिखाई देती है तो किरण कैसे दिखाई देती है? प्रकाश की किरण छोटे छोटे कणों पे पड़ती है, छोटे छोटे कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे एक किरण पुंज बनती है जो हमारी आंखों में हमें दिखाई देती है। इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। अब पढ़ते कोलाइडल के गुणधर्म। विषमांगी मिश्रण है, कणों का आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन इसे अपकेंद्रीकरण तकनीक के द्वारा अलग कर सकते हैं। इन्हें पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा, डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते। परीक्षित प्रावस्था क्या है? परीक्षित प्रावस्था मतलब विलेय पदार्थ की तरह घटक या परिक्षिप्त कणों जी का कोलाइडल के रूप में रहता है, उसे परीक्षित प्रावस्था कहते हैं। तो विलेय पदार्थ की तरह ही, उनके घटकों की तरह ही होते हैं ये, राइट, जो कोलाइडल के रूप में रहता है, यानी एक कोलाइडल की एक प्रकार का परिभाषा है। परिक्षेपण माध्यम क्या है? वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परीक्षण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परीक्षण माध्यम से बनता है। अब पढ़ेंगे कोलाइडल के उदाहरण। कौन कौन से है कोलाइडल के उदाहरण? जैसे एरोसेल में कोहरा और बादल, इमल्सन में दूध फेस क्रीम, जेल में जेली और पनीर, फोम में रबर और स्पंज, ये सब कोलाइडल के उदाहरण हैं। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण इसी में पढ़ते हैं। प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां उपयोग में लाई जाती है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं, बट समांगी को नहीं। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं? यानी जो डाई होता है उसको नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे अलग कर सकते हैं? स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि से हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं? कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें छानकर पात्र से बाहर निकाल सकते हैं। अपकेंद्रण विधि से इसको हम अलग कर सकते हैं। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि की प्रक्रिया के द्वारा हम इन्हें अलग कर सकते हैं। उसके बाद यह क्रोमेटोग्राफी क्या है? तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि को क्रोमेटोग्राफी विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले रंगों को अलग करने के लिए किया गया था। ठीक है, यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुलते हैं। यानी कुछ ऐसे विलेय पदार्थ हैं जो सभी विलायक में नहीं घुलते, वह कोई विलायक में घुलते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम सिर्फ और सिर्फ केरोसिन में घुलता है, ऐसा समझ आ रहा है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? तो आसवन विधि से दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। इसका उपयोग मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा हम ठोस पदार्थों को शुद्ध करने, यानी क्रिस्टलीकरण की विधि ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल में से नमक प्राप्त करना हो तो। भौतिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण हो सकता है, वह परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है। रासायनिक परिवर्तन जिसमें नहीं होता है उसे भौतिक परिवर्तन, बल्ब का जलना, जल में नमक का घुलना, मोम का गलना। और रासायनिक परिवर्तन मतलब वह परिवर्तन जो एक या एक से अधिक पदार्थ या अन्य पदार्थ में परिवर्तित होते हैं, उसे कहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है। लोहे पर जंग लगना, लकड़ी और कागज का जलना। अब पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ के प्रकार। तो शुद्ध पदार्थ में पहला तत्व है और दूसरा नंबर है यौगिक। पढ़ते हैं तत्व के बारे में। तत्व क्या है? तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1661 में रॉबर्ट बायल ने किया। फ्रांस के रसायन शास्त्री एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने सबसे पहले तत्व को परिभाषित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा
अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। वो बोलते तत्व ऐसा है जिनको रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में नहीं बदल सकते हैं, यानी तत्व को बदल ही नहीं सकते हैं। तत्वों की साधारणता धातु, अधातु, अपधातु में विभाजित करते हैं। तत्व के 3 प्रकार हैं, एक है धातु, एक है अधातु, एक है उपधातु। अब धातु पढ़ते हैं। धातु की सतह चमकीली होती है। धातुएं ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, गर्म करोगे तो गर्म, विद्युत प्रवाहित करोगे तो विद्युत प्रवाहित होगा। धातुएं तन्य होती हैं, तान कर उनको तारवार बना सकते हो, जैसे कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। धातुएं आघातबद्ध होती हैं, इनको पीटोगे तो चिपक जाएंगी, ये चादर भी बन सकती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब धातु के उदाहरण है। लेकिन जो पारा है ये धातु है बट द्रव अवस्था में। सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अधातु। अधातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं। अधातुओं के रंग कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। अधातुएं ताप व विद्युत की क्या होती है? कुचालक, अर्थात अधातुएं जो ताप है वह विद्युत है उनकी कुचालक होंगी। ठीक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अधातुएं चमकीली भी होती हैं, ध्वनि पूर्ण करने वाली भी होती हैं, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो आघातवर्ध नहीं, यानी सिंपल सी बात है, धातुएं चमकीली भी नहीं होती हैं, इनसे आवाज उतना नहीं आता है, और साथ ही आघातवर्ध नहीं होती हैं। उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब अधातु है। क्या ये सब? अधातु। अब उपधातु क्या है? कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, अर्थात उसमें धातु भी मिला होता है, अधातु भी मिला होता है, उसे अपधातु कहते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो जिस पदार्थ का निर्माण होगा उसे यौगिक कहेंगे। अभी लास्ट टॉपिक हमारा है मिश्रण और यौगिक में अंतर। समझते हैं, इसको जानते हैं। मिश्रण, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए ही मिलते हैं, राइट ना? तत्व और यौगिक मिलेंगे तो मिश्रण बनेगा, और तत्व से तत्व मिलेंगे तो यौगिक बनेगा। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, इसे परिवर्तन कर सकते हैं और इनका सदैव अस्थायी होता है, इन्हें परिवर्तन नहीं कर सकते। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, मिश्रण बताता है इसमें कौन कौन से घटक है। बट तत्व में कोई भी नए गुणधर्म, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, ये बता नहीं सकते। इसमें घटकों को भौतिक विधियों से हम अलग भी कर सकते हैं, मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों से हम अलग कर सकते हैं। बट यौगिक के घटक ऐसे हैं जिनको हम रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही पृथक कर सकते हैं, हम इन्हें भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये हमारा छोटा सा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर, जिनका नाम था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका मैंने आपको विगतवार परिचय दिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, राधे राधे।